Okay, good morning to all of you and welcome back. थोड़ा सा आज वीडियो सेट करने में टाइम लग रहा है, ये ना भिड़ा हो। चलो, anyway, we just took that extra minute of time. Just started getting good morning messages. Karthik, Dhruv, good morning. Shivam, Pramod joining us. Alok, Kush, good morning, Saksham. Just getting messages. Okay, we were in the middle of discussing how to convert a galvanometer into ammeter and voltmeter. Let's just complete the ammeter part. And we saw that to convert a galvanometer into an ammeter, we have to attach a shunt resistance of very low resistance, so that major part of the current actually goes through it. It means shunt resistance, and the instrument is saved. Because the galvanometer instrument, the problem is that it can measure current only milliamperes, isn't it? Vanshika, Aryan. Okay. So it can measure current only in milliamperes, whereas we require probably in amperes. And that's where the difference is, isn't it? Rachit, Prithvi joining us. So, like our endeavor today to start off with will be to convert a galvanometer into a voltmeter. First of all, there is a arrangement difference between the two, in the sense that a galvanometer, a voltmeter is attached in parallel. क्योंकि voltmeter का रोल क्या है? कोई एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना. एक सेकंड. समर्थ, धीरज. Good morning, Akshit, Rohan. They've just given a good morning message. Okay, तो like galvanometer को voltmeter में convert करना. अब देखो voltmeter arrange कैसे होता है ना. तो voltmeter हम लोग पैरेलल में लगाते हैं. क्योंकि voltmeter लगाने का प्रोसेस ऐसे होता है कि अगर ये रेजिस्टेंस है और अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है, हम क्या करते हैं, ये लेते हैं वोल्टमीटर और इसको ऐसे और ऐसे अटैच करते हैं, so that these two ends will actually give us the potential difference between the two ends of the resistor. That's what it is supposed to. So that's how the that's how the voltmeter works. अब galvanometer को voltmeter यानी एक certain amount of potential difference measure करने लायक हम कैसे बनाएं? That's the query, है ना. तो उसके लिए आंसर ये हो जाएगा, and that is क्योंकि वोल्टमीटर को हमें पैरेलल में लगाना है, तो अगर मैं वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लो कर दूंगा, थोड़ा सोच के देख, अगर मैं वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लो कर दूंगा तो दैट केस करंट काफी हद तक वोल्टमीटर से चला जाएगा. तो उसमें दो प्रॉब्लम्स है. नंबर वन इज दैट इसका जो ओरिजिनल करंट था कैपिटल आर के थ्रू, वो बिगड़ गया. Now I'm not supposed to change the parameters of the circuit to measure that parameter, है या नहीं. अब किसी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, उसको मेजर करने के लिए मान लो मैंने एक कुछ पत्थर फेंका या बॉल फेंका कि भाई बॉल रिबाउंड करेगा, तो उसके वेलोसिटी देख के मैं जज कर लूंगा कितना वेलोसिटी. लेकिन जैसे तुमने बॉल को फेंका उसके ऊपर, मान लो अगर वो पार्टिकल लाइट होगा, उसका पार्टिकल का वेलोसिटी दुगना हो गया. पॉइंट. सपोज एक छोटा सा पार्टिकल है, उसके वेलोसिटी को मेजर करने के लिए मैंने एक बॉल को फेंका, और बॉल जब रिबाउंड करेगा तो उसके रिबाउंड के वेलोसिटी को देख के मैं जज करना चाहता हूँ पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है. दिस इज वेरी क्लासिक एग्जांपल है. तो अगर बॉल का मास कम होगा तो इन दैट केस मैंने जो पार्टिकल है उसका अगर मास कम होगा, तो मैंने जो बॉल फेंका वही जाके पता चला पार्टिकल के वेलोसिटी को दुगना करा दिया. यानी अब जब मैं मेजर करूंगा तो वो तो दुगना हो चुका है, यानी क्या डेटा डिस्टॉर्ट हो गया, व्हिच इज नॉट समथिंग व्हिच इज अलाउड. हाँ, ये काम करेगा ये मेथड जो मैं भी बता रहा हूँ. अगर मान लो एक बस या ट्रक का वेलोसिटी मेजर करना चाहता हूँ एक बॉल से, कि मान लो ट्रक आ रहा है और मैंने बॉल को फेंका, तो ट्रक से बॉल रिबाउंड करके आया, और उस रिबाउंड के वेलोसिटी को देख के मैं ट्रक के वेलोसिटी जज करना चाहता हूँ. सपोज I think then it is okay. Why? Because the ball is too negligible in mass compared to the truck, but not so in the earlier case. So therefore हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसे ना हो कि हमारे मेजरमेंट के या हमारे इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस या प्रोसेस या मेजरमेंट के चक्कर में चला डेटा जो ओरिजिनल है वही डिस्टॉर्ट हो.
वो नहीं अलाउड है। तो अगर मैं वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो रखूंगा तो यही होगा कि करंट यहां से चला जाएगा, तो फिर तो यहां से करंट काफी कम जाएगा, यानी जो ओरिजिनल करंट था वो हमने स्पॉइल कर दिया, चेंज कर दिया। आई एम नॉट सपोज्ड टू। उसके लिए तरीका क्या होगा कि मेरा वोल्टमीटर बहुत हाई रेजिस्टेंस का, लेकिन वोल्टमीटर बना किससे? गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई नहीं होता, ठीक है ना। तो इलाज क्या है फिर? इन दैट केस टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, दिस इज व्हाट इज डन, एंड दैट इज, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और जो है ये गैल्वेनोमीटर हो गया, और साथ में एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। लेकिन अब शंट एक्चुअली जनरली पैरेलल का होता है, बट चलो कोई बात नहीं, वो तो इतना तो चलता है। तो लेकिन जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो वो बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि तब जाके इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। यानी आरएस इन सीरीज लगाएंगे पहली बात तो विद गैल्वेनोमीटर, एंड द अदर इज दैट इट्स वैल्यू मस्ट बी वेरी हाई, एंड द आरएस मस्ट बी ऑफ वेरी हाई वैल्यू। ये दो पैरामीटर्स जो है सेटिस्फाई होने चाहिए, तब जाके काम करें। इन अदर वर्ड्स क्या हो गया देखो, कि अगर सपोज मेरे टारगेट है कि इसको यूज करके, यानी वोल्टमीटर को यूज करके, यानी ये दोनों मिला के अब हो गया वोल्टमीटर। So this is what is inside the voltmeter, a galvanometer and a high resistance, let's call it a shunt only, and a high resistance RS in series with that. That's the thing. So therefore RS in series with galvanometer and RS must be very high value. तो अगर हम लोग का टारगेट है मान लो V वोल्ट मेजर करने का, यानी उस समय क्या होना चाहिए कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू IG करंट पास होना चाहिए, IG इज द मैक्सिमम मेजरेबल करंट। तो मैं लिखूंगा V बाय इसके थ्रू कितना करंट पास होगा? RG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, प्लस RS जो मुझे लगाना है टू कन्वर्ट इट। यानी हम लोग का पर्पस क्या हो रहा है? पर्पस इज टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर व्हिच हैज मैक्सिमम करंट मेजरमेंट एबिलिटी IG into a voltmeter which has maximum current measurement ability V. That is our target. ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू व्हाट? IG, है ना। यानी RG plus RS is equal to V by IG, which implies RS is equal to V by IG minus RG. ये देखो, ठीक है, RS is equal to V by IG minus RG. Now that is the shunt or resistance that has to be attached in series with the galvanometer to convert it into a voltmeter. Simple. तो इसमें कोई ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता, ये सब थोड़ा सा इजी टॉपिक्स है रिलेटिव। सो लाइक आई एम श्योर अब तक तो इस टॉपिक पे फील हो चुका होगा, ठीक है ना। सो दैट वाज अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर में जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो यही लास्ट, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो है हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आई मीन लाइक मे बी वी कैन सॉल्व वन और टू क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, सपोज आई से मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है सपोज RG इज इक्वल टू 80 ओम, ठीक है। और मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस है, R1 इज इक्वल टू 20 मिली ओम एंड R2 इज इक्वल टू नहीं 30 मिली ओम एंड R2 इज इक्वल टू सपोज 60 मिली ओम। फाइंड आउट the different ammeters you can make, ठीक है ना। हम क्या क्या एमीटर्स बना सकते हैं इन दोनों रेजिस्टर्स को यूज कर, ठीक है, दैट इज द क्वेरी। सर IG क्या है? कोई मैं अभी देने वाला हूं। IG सपोज इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर। IG हो गया 10 मिली एम्पेयर
और मेरे पास ये रेजिस्टर है R1 R2, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 80 ओम, एंड आई वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंट एमीटर्स दैट आई कैन मेक आउट ऑफ। हाँ, तो पहली बात तो कितने एमीटर्स हम बना सकते हैं, है ना? तो एक तो स्टैंड अलोन इनको लेके बना सकते हैं, 30 लेके, 60 लेके, और दो और भी बना सकते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल, यानी हम 4 बना सकते हैं, है नहीं? 4 टोटल एमीटर्स बना सकते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एमीटर्स दैट यू कैन मेक। तो अगर रेंज पूछा है तो इन दैट केस एक R3 भी हम जोड़ लेते हैं, है ना? एक R3 हो जाएगा 20 ओम, 20 मिली ओम, और R4 हो जाएगा 90 मिली ओम, है ना? तो कल हमने देखा था, अगर मैं अप्रोक्सीमेट कर लूं, है ना, अगर मैं अप्रोक्सीमेट कर लूं, ठीक है ना, तो हमने कल देखा था कि जो शंट रेजिस्टेंस आया था, है ना, वो था IG बाय आई, है ना? ये शंट रेजिस्टेंस आया था अप्रोक्सीमेट, एक्चुअली I माइनस IG था, तो लाइक इट्स ओके, आई मीन अप्रोक्सीमेट, यानी I कितना हो गया, I इज इक्वल टू IGRG बाय RS। तो ये एमीटर का करंट हम मेजर करने लायक बना सकते हैं। तो अब बस IG तो मालूम ही है, IG हो गया 10 मिली एम्पेयर, तो लाइक 10 into 10 to the power minus 3 into रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर 80 है, बाय, अब अलग अलग वैल्यूज 20 30 60 90, लाइक 20 30 60 90, ये 4 वैल्यूज into 10 to the power minus, तो वो माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, यानी अब आंसर्स क्या आएंगे, 80/2, 80/3, 80/6 और 80/9, ठीक है ना? एक 10 भी कैंसिल करा दूंगा मैं, 10 to the minus 3 भी कैंसिल हो रहा है, यानी द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर 80/2, ऑब्वियसली 40 इसका मतलब 80/3, 80/6 और 80/9। अभी तो क्वेश्चन के ऊपर है, अगर अलग अलग पूछा जाए कितने तो 4, क्या रेंज, तो 80/2 से लेके 80/9, हाईएस्ट 80/2 एम्पीयर मेजर करने लायक बना सकते हैं, लोएस्ट हो गया 80/9, व्हिच आर द डिफरेंट वंस, तो ये चारों आ गया, एंड सो ऑन। सो दैट वाज जस्ट एन एक्सपोजर, आई मीन, एंड सिमिलरली मेनी अदर क्वेश्चंस कैन बी मेड। तो इस सेक्शन से कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन तो आते नहीं है, आई मीन अगर आ गया तो इट्स अ गुड लक, क्योंकि जनरली क्या होता है, फार्मूला बेस्ड ही आता है, ठीक है ना, एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डिस्कशन इटसेल्फ। इसमें एक छोटा सा चीज और है साथ में जुड़ा हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी, ठीक है ना? अब सेंसिटिविटी क्या है, इट इज द बेसिकली, वैसे हम सेंसिटिविटी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। Sensitivity is basically equal to, so this sensitivity is equal to deflection per unit current, ठीक है? तो ऑब्वियसली क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी ज्यादा होता है और एमीटर का कम होता है, तो वो एक मल्टीप्लायर होता है कि सेंसिटिविटी हमेशा गैल्वेनोमीटर से एमीटर की तरफ जाओगे तो रिड्यूस कर जाता है ना, बिकॉज इट्स मेजरिंग हायर करंट, तो डिफ्लेक्शन पर करंट। तो अगर मैं इस केस में सपोज ये जो गैल्वेनोमीटर, मैं एक एडिशनल चीज बता रहा हूँ, सपोज ये जो गैल्वेनोमीटर है, मान लो इसका जो डायल है, सपोज ये है, सपोज 60 डिग्री, यानी नीडल 0 से लेके 60 डिग्री मैक्सिमम जाता है, लेट्स से ऐसे कुछ गिवन,
या थोड़ा ज्यादा ले लो, मे बी लेट्स से 120 डिग्री ले लो, 120 डिग्री सपोज द डायल, सपोज ऐसे केस में देखो गैल्वेनोमीटर का डायल तो हमेशा 90 से कम होता है, तो चलो एक काम करो 90 से कम ही ले लो, है ना, 60 डिग्री ले लो, लेट्स पुट इट बैक टू 60 डिग्री। एमीटर का डायल क्योंकि 0 1 एक तरफ होता है एमीटर, लेकिन गैल्वेनोमीटर का जो 0 होता है वो बीच में होता है, तो उसका जो डायल होता है वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना, आई मीन गैल्वेनोमीटर। जबकि एमीटर का हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करके 0 एक तरफ रखा और डायल 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, दैट इज आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द एमीटर। तो चलो लेट्स स्टिक टू, क्योंकि अभी गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट कन्वर्ट करो तो देखो लेट्स स्टिक टू 60 डिग्री। यानी अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द इनिशियल करंट सेंसिटिविटी, तो ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन यानी 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री को पाई बाय 3 लिखना चाहते हो तो गैल्वेनोमीटर का जो सेंसिटिविटी होगा वो होगा पाई बाय 3 60 डिग्री अपॉन 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 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर, यानी 10 into 10 to the power minus। और जो एमीटर है उसके तो अलग अलग वैल्यूज है ना, ये जो करंट्स है, तो therefore it will be equal to, let's say we have kept the same instrument पाई बाय 3 अपॉन एक एक वैल्यू, तो यानी 40 है ना, कॉमा 80 by 3 कॉमा 40 by 3 कॉमा 80 by 9। So this is the sensitivity of the galvanometer, and these are the sensitivities of the instruments that we are making out of the galvanometer by using these resistors, ठीक है ना, that is an additional calculation. In case there is a question of this kind, we can also address that, ठीक है। Now let's proceed. इसके बाद जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है, रादर काफी अलग है। देखो कैपेसिटर्स हमने एक लेवल पे पढ़ा था, कैपेसिटर्स हमने एक लेवल पे पढ़ा था पिछले चैप्टर में। हम लोग इंटरेस्टिंगली कैपेसिटर पे वापस आने वाले, कैसे ना, अभी तक हम लोगों ने जो कैपेसिटर का सर्किट पढ़ा था, दे वर ऑल स्टैटिक सर्किट्स। स्टैटिक सर्किट इन द सेंस कि सेल रखा, कैपेसिटर्स रखे, एक रखे, दो रखे, 50 रखे, है ना, सीरीज, पैरेलल, नेटवर्क, व्हीटस्टोन, एंटी व्हीटस्टोन, तमाम चीजें हमने देखा। उसमें अगर स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, कैपेसिटर्स में चार्ज आ जाता है, दैट्स व्हाट वी रेड। आज एक काम करते हैं, हम लोग उस चैप्टर में यानी पिछले चैप्टर में एनालाइज किया था बिफोर एंड आफ्टर, यानी बिफोर द स्विच हैज बीन पुट ऑन एंड आफ्टर द स्विच हैज बीन पुट ऑन फाइनल शेप क्या है। लेकिन वो जो फाइनल शेप है वो जरूरी नहीं कि इंस्टेंटेनियसली हुआ होगा, इनफैक्ट इंस्टेंटेनियसली तो तब होगा जब हम रेजिस्टेंस सर्किट में कहीं पे भी नहीं रखेंगे, बट अगर सर्किट में रेजिस्टेंस रखोगे इन दैट केस वो जो फाइनल हम लोग आउटपुट निकाल रहे हैं कि इतना चार्ज आएगा, इतना एनर्जी स्टोर्ड, ये वो वोल्टेज वगैरह, वो आराम से होगा, इनिशियली मतलब सॉरी इंस्टेंटेनियसली नहीं होगा। जस्ट टू कंपेयर लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन एंड दैट इज ट्राई टू ड्रॉ अ ग्राफ। सपोज ये एक सेल है, ये स्विच है, यानी बेसिकली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आरसी सर्किट, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरसी सर्किट। क्या, सपोज देयर इज अ सेल of let's say potential difference V and let's say there's a capacitor ये होता है। मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज इसका जो स्विच S है, this S is put on at t is equal to t naught। t naught can be 5 सेकंड, 10 सेकंड्स, कुछ भी ले लो। तो यानी मान लो अगर 5 सेकंड्स है तो यानी 0 से लेके 5 सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ, फिर हमने उसको ऑन कर दिया तो क्या होगा, है ना। तो उसके लिए मैंने दो फैसेट पूछा है। नंबर वन इज Q versus T and number two is I versus T। याद रखना इस केस में इसके कैपेसिटेंस C है, इस केस में नो रेजिस्टेंस इज देयर, नो रेजिस्टेंस इज देयर, क्योंकि रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, दैट्स व्हाट इज द टॉपिक ऑल अबाउट, ठीक है ना। या क्विकली, हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले आंसर आ चुका था, जय गोयल ने भी आंसर दिया और रोहन, कार्तिक, एवरीबॉडी हैज लाइक सेकेंडेड दैट। वही आंसर जो अभी हम यहाँ पे लिखे थे, 80 by 3, 40 by 3, 80 by 9 एंड 40, हाँ 80 by 2 is 40, दैट्स राइट, ठीक है। तो अब इसके फटाफट जो है ना ग्राफ बनाओ, चार्ज ऑन द कैपेसिटर वर्सेस करंट इन द सर्किट। क्या है ना, ये जो S है इसको हमने ऑन किया है एट t is equal to t naught, इसका डायग्राम, ठीक है। गो अहेड, ड्रॉ करो। If somebody is interested, you can send it in the group also if you want। एक बार एक नजर मार सकते हैं।
otherwise the question of course starts. Okay, I hope you have drawn it. I mean, चलो let me draw now. First of all, चार्ज देखो स्विच ऑफ है, चार्ज तो होगा नहीं, तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड चार्ज 0 0 0 0। क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए अगर मान लो टी नॉट लेट से है 7 सेकंड, कुछ भी ले सकते हो जैसे एग्जांपल है, तो 7 सेकंड जैसे ही हुआ एकदम से चार्ज हो जाएगा CV। सो द डायग्राम वुड बी समवॉट लाइक दिस। So the diagram would be somewhat like this: no charge, and suddenly at T naught it is charged. And how much is the charge? CV. V is the voltage of the cell and capacitor का charge हो गया CV. Current का क्या होगा देखो, current till T is equal to T naught is 0 and even post T naught is also 0, क्योंकि एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया फिर चार्ज फ्लो तो हो नहीं रहा, तो देयरफॉर क्या होगा, करंट एक स्पाइक करंट कहते हैं इसको। तो करंट का जो डायग्राम होगा वो इसी टाइम पे होगा एक स्पाइक करंट। तो हम लोग जनरली उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, T नॉट, ये भी T नॉट है, कि करंट तो 0 0 0 है उसके पहले और उसके बाद भी 0 0 0 है। इट्स जस्ट एट दैट मोमेंट देयर इज अ स्पाइक वैल्यू लाइक दिस, एंड दैट इज सपोज्ड टू बी इनफाइनाइट। तो ये हो गया करंट का वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइक करंट। ठीक है, स्पाइक करंट। अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया विदाउट रेजिस्टेंस, है ना। अब देखते हैं कि विद रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अगर मान लो मैं इसी सर्किट को अब विद रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा और मान लो इस बार टी नॉट वी नॉट का कहानी छोड़ो, तो लेट्स से दिस इज द कैपेसिटेंस CRV। मैंने सपोज T इज इक्वल टू 0 पे ऑन कर दिया, लाइक दिस हैज बीन सपोज पुट एट ऑन at T is equal to 0, तो S is put on at T is equal to 0। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा देखो, इस बार रेजिस्टेंस है, इस बार एकदम से स्पाइक करंट हो नहीं सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट स्पाइक करंट मतलब बेसिकली व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज इनफाइनाइट करंट। इनफाइनाइट करंट तो तब होगा ना जब रेजिस्टेंस 0 है, अब रेजिस्टेंस 0 तो है नहीं, इसलिए क्या होगा, करंट अब फ्लो होगा फाइनाइट, नंबर 1। नंबर टू इज दैट चार्ज भी धीरे धीरे एक्वायर करेगा कैपेसिटर, एकदम से इंस्टेंटेनियसली नहीं करेगा। बोले बात है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन तो ये कि सर्किट तो कटा हुआ है, तो करंट फ्लो कैसे हो रहा है। करंट फ्लो उसी तरीके से हो रहा है जैसे कैपेसिटर चार्ज पर। कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, कैपेसिटर चार्ज इसलिए होता है कि ये जो सेल है वो क्या करते हैं, यहां से चार्ज निकाल के इसमें डालते हैं, है ना। ये ऑन करने के बाद, ये ऑन करने के बाद क्या होता है कि सेल क्या करता है, यहां से चार्ज निकाल के इधर डालता है। When I'm saying charge, I am meaning positive charge। रियलिटी में तो कुछ और होता है, रियलिटी में तो ये होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन यहां से आके यहां जमा पड़ता है, रियलिटी में ये होता है। बट देन लेट्स नॉट यूज बोथ द लैंग्वेजेस, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हम लोग तो सिर्फ पॉजिटिव लैंग्वेज, पॉजिटिव चार्ज का ही लैंग्वेज यूज करेंगे, लेट्स स्टिक टू दैट, अदरवाइज कंफ्यूजन सा होगा। कभी मैं बोलूंगा चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, कभी बोलूंगा नहीं इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, वो माइंड अननेसेसरी क्लटर्ड रहता है। लेट्स स्टिक टू पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी यही हो रहा है, लेकिन इसमें धीरे धीरे होगा। तो लेट्स अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। आफ्टर सम टाइम लेट अस से इसका जो चार्ज है वो सपोज Q है, और मान लो इसका जो करंट है वो सपोज बनते बनते 0 से I हो गया, फिर क्या होगा, ये देखो, ये V हो गया प्लस Q/C, है ना, V प्लस Q/C माइनस IR, and that the
सर्किट इज नाउ ओवर। अब आई को मैं लिख सकता हूं dq dt, है ना। आई को मैं लिख सकता हूं dq dt, तो ये हो जाएगा dq dt इज इक्वल टू, ठीक है ना, dq dt हो जाएगा इक्वल टू cv प्लस q बाय r, ये आ गया dq dt, ठीक है ना। अब मैं काम करता हूं, मैं इसको एप्रोप्रिएट लिमिट से इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक है। एप्रोप्रिएट लिमिट से इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा ना, dq बाय, अच्छा, एक छोटा सा गलती हुआ है यहाँ पे, और वो है पोलैरिटी, ठीक है ना। पोलैरिटी ये कि ये प्लस होगा, ये माइनस, है ना। तो देयरफॉर हाँ, एक चीज यहाँ पे आएगा वो है माइनस, तो ये भी आ जाएगा माइनस, है ना, ठीक है, तो प्लस होगा। अच्छा, तो नाउ एप्रोप्रिएट लिमिट्स पे अगर मान लो मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या आता है ना, dq बाय, है ना, सो वी गेट dq बाय cv माइनस q is equal to 1 by r dt 0 to t, and this is like 0 to small q, यानी माइनस ln cv माइनस q is equal to t by r। और c भी आएगा, है ना, c t by r, ठीक है। So therefore you have ln cv minus q by cv is equal to minus t by rc, यानी cv minus q by cv is equal to e to the power minus t by rc, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे q आ जाएगा, so finally we get the q as cv into 1 minus e to the power minus t by rc, और I क्या होगा dq dt, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cv और इसको करेंगे तो माइनस प्लस आरसी, तो c कैंसिल हो गया, यानी v बाई r इंटू ई टू द पावर माइनस t बाई आरसी, यानी करंट तो होगा लेकिन करंट धीरे धीरे होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। इनफैक्ट चार्ज भी एक्सपोनेंशियल ही है, बट चार्ज का मामला थोड़ा उल्टा है, क्योंकि अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे देखता हूं क्या होता है, एट t इज इक्वल टू 0 क्यू कितना होगा, t इज इक्वल टू 0 तो e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 तो 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो q 0, और I क्या होगा, e टू द पावर 0 इज 1, तो यानी v बाय r, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एनालाइज करता हूं लेट्स से एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, है ना, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी क्या होगा ना, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू cv इज cv। दूसरी बात I क्या होगा, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0, यानी I इज इक्वल टू 0। यानी मैं देख रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं कि प्रोसेस अलग है। कैसे अलग है ना, t इंफिनिटी पे चार्ज cv आ रहा है, करंट 0 आ रहा है, और t 0 पे थोड़ा सा मामला उल्टा है, चार्ज 0 है और करंट खैर इंफिनिटी तो नहीं होगा, v बाय r है। पहले इंफिनिटी हुआ था बट दैट वाज अ इंस्टेंटेनियस मोमेंट, दिस वाज अ स्पाइक करंट, लेकिन अब क्या है, करंट इनिशियली ज्यादा है। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस अ बिट, भाई हो क्या रहा है ना। एक्चुअली देखो हो क्या रहा है, करंट को ड्राइव कर रहा है बैटरी सेल,
सेल क्या कर रहा है, करंट को ड्राइव कर रहा है, तो थोड़ा सा मान लो चार्ज चला गया कैपेसिटर। कैपेसिटर में चार्ज कैसे है, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही सेल का थोड़ा सा सेल से सेल इन द सेंस कि यहीं से जा रहा है, फिर चार्ज थोड़ा सा एक्यूमुलेट हुआ कैपेसिटर में, तो क्या हुआ, कैपेसिटर पॉजिटिव चार्ज, और बैटरी भी पॉजिटिव चार्ज ही भेजने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत जमा हो रखा है कैपेसिटर में यहाँ पे, वो फर्दर पॉजिटिव चार्ज जो सेल भेज रहा है उसको अपोज करता है। यानी सेल का जो ताकत है उसको थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर रहा है कैपेसिटर के पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो वाला प्लेट। और इस वजह से क्या हो रहा है कि करंट का फ्लो का रेट थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। इनफैक्ट देखो, शुरू में करंट देखो V/R और बाद में करंट क्या है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टेज ऐसे आ रहा है कि कैपेसिटर का चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो कैपेसिटर का रिपल्शन का, कैपेसिटर के इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज के रिपल्शन का ताकत भी बढ़ता जा रहा है। और एक स्टेज ऐसे आएगा जब बैटरी के करंट भेजने का यानी पॉजिटिव चार्ज भेजने का ताकत और कैपेसिटर के रिपल्शन का ताकत यानी कैपेसिटर के उस पर्टिकुलर प्लेट का रिपल्शन का ताकत बराबर हो जाएगा, और उस चक्कर में क्या होगा, दोनों बराबर होते ही क्या होगा, करंट फ्लो बंद होगा। दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस दैट इज हैपनिंग। और अगर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज मेजर करना चाहते हो या एनालाइज करना चाहते हो, तो इट्स वेरी सिंपल। पहले सिर्फ अकेला वोल्टेज दे रहा है सेल, तो V वोल्ट है तो करंट हो गया। फिर क्या होता है, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होता है तो कैपेसिटर भी वोल्टेज एक्वायर करता है, और कैपेसिटर का वोल्टेज कैसा है देखो, प्लस और माइनस है नहीं। तो प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लस चार्ज है ये इस फर्दर प्लस को अपोज कर रहा है, यानी कैपेसिटर के जो वोल्टेज है वो सर्किट में उल्टा काम कर रहा है। तो यानी जो नेट वोल्टेज है, सेल वोल्टेज माइनस कैपेसिटर वोल्टेज, वो डिक्रीजिंग मोड में, क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज बढ़ता जा रहा है। That is also another way of looking at the same thing, and that is why is current reducing from initial value of V/R to a final value of 0. वो अलग बात है कि इस पूरे प्रोसेस में इनफाइनाइट टाइम लगता है। Now that means we have done a very basic analysis. We have done a very basic analysis of charge and current in this circuit. Very basic analysis. But इसके बाद शुरू होता है further analysis. ठीक है ना? इसलिए मैं एक सजेस्ट करूंगा, and that is, मैं एक सजेशन दूंगा, and that is to draw the various graphs. ठीक है? Now when I say various graphs, which are the ones? Number one, of course, charge versus time. उसके बाद करंट वर्सेस टाइम, उसके बाद है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वर्सेस टाइम, फिर है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वर्सेस टाइम, फिर है पावर ऑफ रेजिस्टर वर्सेस टाइम, पावर ऑफ सेल वर्सेस टाइम, एंड पावर ऑफ कैपेसिटर वर्सेस टाइम। वैसे एक और भूल गया मैं, एक काम करो, पावर ऑफ रेजिस्टर के बाद में एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कर लो, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है ना, फिर पावर ऑफ रेजिस्टर, पावर ऑफ रेजिस्टर तो हो चुका है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पावर ऑफ कैपेसिटर, नहीं, पावर ऑफ सेल, एंड लास्ट में पावर ऑफ कैपेसिटर विद टाइम। ये सारे कैलकुलेशंस करने, ठीक है? प्लीज गो अहेड। कैलकुलेशन सेंस की मेजरमेंट करके इनके ग्राफ्स बनाने। So I'm giving a minute or two to think. In the meanwhile, इसके लिए obviously mathematics भी जनरेट करना पड़ेगा। CR नहीं आएगा, अच्छा वो मैंने डिनोमिनेटर में RC के जगह R लिखा था पहले ना, हाँ मैंने बाद में करेक्ट कर लिया, ये RC शायद यही पॉइंट आउट कर रहा हूँ मेरे ख्याल से जाएगा, है ना? चलो ठीक है, वो तो मैंने बाद में करेक्ट कर लिया, ठीक है, इट्स ओके। So in the meanwhile, what you do is that charge versus time, current versus time, voltage of the capacitor versus time, voltage of the resistor versus time, power of resistor versus time, energy of capacitor versus time, power of cell versus time, and power of capacitor versus time. इन सब के अपने अपने तरीके से ग्राफ बने, ठीक है? प्लीज गो अहेड, फाइंड आउट द ग्राफ्स। और शेयर में आस्क द क्वेश्चन, दैट इज ये करंट स्पाइक कैसे हो गया? एक्चुअली क्या ना, फर्स्ट जो सर्किट था
मैं थोड़ा हट जाता हूँ इनके समरी हेडिंग से। जो फर्स्ट सर्किट था उसमें क्या था, रेजिस्टेंस 0 था। तो जैसे मैंने सर्किट को ऑन किया तो वोल्टेज तो कुछ ना कुछ है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट कुछ है, और रेजिस्टेंस 0, तो करंट क्या होगा, मान लो 10 वोल्ट है तो 10/0, रेजिस्टेंस 0 है तो करंट इनफाइनाइट है। लेकिन उस इनफाइनाइट करंट से क्या होना, फटाफट चार्ज पहुंच जाता है कैपेसिटर में। अब कैपेसिटर का चार्ज पहुंचने से क्या हुआ, कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ रहा है। तो अभी हमने अभी डिस्कस किया कि कैपेसिटर का वोल्टेज ऑपोजिंग मोड में है करंट। तो देयरफॉर जैसे ही कैपेसिटर का चार्ज उतना हो जाएगा कि उससे जो ऑपोजिशन हो रहा है सर्किट में वो सेल के बराबर हो गया, तो करंट बंद हो जाएगा। इसलिए शुरू में एकदम इनफाइनाइट करंट, बट वो इनफाइनाइट करंट बंद हो जाएगा जैसे कैपेसिटर का ताकत और सेल का ताकत बराबर हो जाएगा। इसलिए फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन देयर विल बी अ सो कॉल्ड इनफाइनाइट करंट, मींस वेरी लार्ज करंट, व्हिच वी कॉल एज स्पाइक। ठीक है, दैट्स द डिस्कशन। Quickly go ahead and try to do the graphs. I'm just giving a 2 minute this thing. Then meanwhile मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कौन कौन नहीं है ना। चलो, I think now let's start. Oh, see, let's do one at a time. तो सबसे पहले तो मैथमेटिक्स से तो तुरंत पता चल जाएगा कि किसका है कैसे है। जैसे चार्ज के लिए क्या मैथमेटिक्स, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग ना मेनली डिस्कस करते हैं नॉट ओनली एट t इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी, ये तो एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं। वी आल्सो वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन।
तो उसके लिए साइंटिस्टों ने एक पैरामीटर डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना, एंड दैट इज कॉल्ड एज टाउ आरसी, ठीक है। टी इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आरसी। इसमें भी एनालाइज करते हैं क्या, चार्ज। तो पहली बात, चार्ज क्या, सीवी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम। से ये कौन सा वैल्यू आ गया, कहां से आ गया, इट्स अ डेलिबरेट थिंग ऑब्वियसली, क्योंकि देखो फॉर्मूला में टी बाई आरसी है ना, तो इसलिए क्या ना आरसी टाइम पे ही कर लेते हैं, सो दैट टी आरसी आरसी कैंसिल हो जाए, तो उसका वैल्यू सिंपल हो जाएगा, और कोई बात नहीं। यानी 1 माइनस 1 बाई ई। तो ध्यान रखना 1 बाई ई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.37, ठीक है ना। सो देयरफॉर 1 माइनस 1 बाई ई विल बी अराउंड 0.63। तो ये दो वैल्यूज याद रखना, ये जरूरत पड़ता है। So therefore, at t is equal to tau is equal to RC क्या हो गया? This will be equal to 0.63 CV. यानी मैं लिख सकता हूं therefore charge is equal to 63% of full charge. यानी ये जो चार्जिंग चल रहा है उसके 63% हो जाता है, अचीव करता है by the time time is equal to t is equal to RC. ठीक है, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 is that about current. करंट तो e टू द माइनस 1 हो गया, क्यों, क्योंकि v बाय r इनटू e टू द पावर rc बाय rc तो -1, यानी i कितना हो जाएगा, v बाय r इनटू e टू द पावर -1, एंड दैट इज 0.37, so that is equal to 0.37 v by r, that is equal to 37% of initial current. therefore अगर मैं इसको उस पे रिप्रेजेंट करता हूं ग्राफिकली, इन दैट केस क्या होगा, देखो चार्ज तो बढ़ेगा, फाइनली CV होगा, है ना, और ये देखो इसको CV है, और वो फाइनली पीक अचीव कर लेता है इस तरीके से। दूसरा I का वैल्यू क्या होगा, स्टार्ट होगा V बाई R से और उसके बाद ऐसे नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ेगा, और जहां तक ये RC वाली बात है तो देखो करीब करीब ऐसे हो जाएगा, दिस इज T इज इक्वल टू टाउ, क्या होगा इसमें 63%, as I said 0.63 times CV, ठीक है, 63% ऑफ फुल चार्ज। और इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आफ्टर टावर दिस इज 0.37 V बाय R। एक चार्ज का हो गया और एक करंट का हो गया, ठीक है, और वो बिल्कुल मैथमेटिक्स से हुआ है, चार्ज और करंट का हम लोग पास मैथमेटिक्स है, उसी को फॉलो करके हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। हाँ, इस बार जो है ना, इस बार जो है सर्किट का स्टार्ट t0 पे किया था, से इसके पहले वाले तो t0 पे किया था। वो एक्चुअली पता क्या ना, देखो वो एक डेड सर्किट था और बाद में भी डेड हो जाता है ना, जस्ट एक फ्लिकर ऑफ मोमेंट के लिए क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और चार्ज हो जाता है और फिर खत्म हो जाता है मामला। तो देयरफॉर वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्टडी करना था, इसलिए एकदम t0 पे ऑन नहीं किया, इसलिए हमने थोड़ी देर उसको स्टडी किया, फिर t0 पे ऑन किया और फिर बैक टू द सेम हो गया, एक्सेप्ट फॉर कि कैपेसिटर बीच में चार्ज। So that's why I was not putting it on at t is equal to 0, क्योंकि 0 के पहले और 0 के बाद में मैटर करता है, इसलिए हमने t0 पुट किया। इसमें क्या है कि डेड सर्किट का कोई खास अहमियत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्किट में करंट चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है। So therefore it was a detailed analysis, इसलिए इस बार का स्टार्ट t is equal to 0 से किया था, अगर ध्यान से देखा होगा तो सर्किट, ठीक है ना, that was the difference। अच्छा, अब आ जाओ कैपेसिटर का वोल्टेज। अब देखो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है ना, उसके लिए अगेन हमें मैथमेटिक्स डेवलप करना पड़ेगा। हमारे पास चार्ज है, तो चार्ज अगर है तो इन दैट केस वोल्टेज का क्या हिसाब होगा, है ना। तो लेट्स सी, जैसे
चार्ज तो ये हो गया, वोल्टेज एट एनी टाइम क्या होगा, Q बाय सी, सी से डिवाइड करोगे तो यानी हो जाएगा V इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाई आर सी। ठीक है, V इज इक्वल टू Q बाय सी इज इक्वल टू V इंटू 1 माइनस e टू द माइनस T बाई आर सी, यानी कोई फर्क ही नहीं है, सेम चीज है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज तो चार्ज के साथ साथ बढ़ता जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट द वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IR, तो IR मतलब कि इसको R से मल्टीप्लाई करोगे यानी V इंटू द पावर माइनस T बाई आर सी। देयरफॉर इसके और इसके ग्राफ में, नेचर ऑफ ग्राफ में कोई अंतर नहीं है, इसका बढ़ता जाएगा, फाइनली V होगा और रेजिस्टेंस का घटता जाएगा, फाइनली 0 होगा। ठीक है ना, तो इनिशियली इसका वैल्यू V होगा, V मींस सेल का वोल्टेज, और बाद में 0। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट पावर। पावर ऑफ रेजिस्टर क्या होगा, पावर ऑफ रेजिस्टर होगा I स्क्वायर R, यानी V स्क्वायर बाई R इंटू e टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी। ठीक है, तो देखो e टू द पावर माइनस t बाई आर सी, ठीक है ना, e टू द पावर माइनस t बाई आर सी और e टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, नहीं कोई बहुत ज्यादा जो है अंतर नहीं है। अच्छा ऊपर, हाँ, t इज टाउ इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब किसी ने कह दिया, आई थिंक प्रणय ने आंसर कर दिया, चलो ठीक है, गुड। तो यानी पावर में कोई, और देखो वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर और पावर ऑफ द रेजिस्टर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक में e टू द माइनस t बाय r से, एक में e टू द माइनस t बाय r से, इतना ही अंतर है। तो देयरफॉर इसका भी नेचर सिमिलर हो जाएगा, यानी इसका भी ग्राफ लगभग यही हो जाएगा, बस ये कि स्टार्टिंग में v स्क्वायर बाय r होगा और उसके बाद वैल्यू रिड्यूस करता है। ओ सॉरी, ये तो हाँ ठीक है, पावर ऑफ रेजिस्टर, यानी इसी के जैसे ग्राफ बने, वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर के जैसे, सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली उसके मल्टीप्लायर अलग है, ऊपर से इसका e टू द माइनस t बाय आर सी है, इसका e टू द माइनस 2t बाय आर सी, नेचर सिमिलर है, सेम ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि हल्का सा पावर में अंतर। अच्छा अब आ जाओ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या है ना, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर हो गया q स्क्वायर बाय 2c, तो q तो अभी हमने निकाला है ना, तो बाई 2c करूंगा तो क्या होगा, हाँ, हाफ हाफ cv स्क्वायर इनटू इसका स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय आर सी का स्क्वायर। तो देयरफॉर नेचर ऑफ द ग्राफ लगभग सिमिलर होता है। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे देखता हूं तो ये 0 आएगा, और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे देखता हूं तो हाफ cv स्क्वायर आएगा, है या नहीं, तो यानी नेचर सिमिलर आएगा, बट यस ऑफ कोर्स ग्राफ में थोड़ा सा अंतर तो होगा, है ना। तो या ये एनर्जी तो कैपेसिटर आ गया, ठीक है ना, और कोई क्वेरी, चलो अब आ जाओ एनर्जी ऑफ द सेल, सॉरी पावर ऑफ द सेल। तो पावर ऑफ द सेल क्या होता है, वी आई, तो आई तो है ऑलरेडी, इसी को v से डिवाइड करोगे, यानी इक्वल टू v स्क्वायर बाय r इनटू e टू द पावर माइनस t बाय r। तो देयरफॉर अगेन वो रेजिस्टेंस जैसे ही काम करेंगे, तो देयरफॉर देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। मैं फटाफट इसका ग्राफ बना देता हूं, है ना, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय r से स्टार्ट होगा और फिर सेल का पावर रिड्यूसिंग, ठीक है। चलो नाउ दैट लीव्स अस विद वन ऑफ देम एंड दैट इज पावर ऑफ कैपेसिटर। ये मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद करो, ठीक है, पावर ऑफ कैपेसिटर खुद करो। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना पावर ऑफ कैपेसिटर वाला, ये जो है ग्रुप में डालो, ये वाला ग्रुप में डालो, पावर ऑफ कैपेसिटर विद टाइम, ये वाला ग्रुप में डालो जरा। तो दिस इज अ क्लास वर्क फॉर यू, थोड़ा जगाना चाहिए क्योंकि तब से मोनोलॉग हुए जा रहे हैं, इट्स अ लिटिल लॉन्ग टॉपिक अभी,
विद सो मेनी फैसेट्स। तो हमने सब कुछ कर लिया लगभग, ग्राफ्स देखते जाओ सारा, ठीक है ना। और सेल तक हो गया, बस कैपेसिटर का मैं छोड़ रहा हूँ। आई एम लीविंग इट फॉर यू टू डू, क्विकली डू इट एंड पास इट ऑन इन द ग्रुप। पहले तो इसका मैथमेटिक्स बनाओ, जैसे मैंने सबका मैथमेटिक्स बनाया। देखो ग्राफ तो अल्टीमेटली इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ तो फिजिक्स से आएगा नहीं, नेचर ऑफ ग्राफ एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो तो मैथमेटिक्स से आएगा। तो इसलिए पहले तो मैथमेटिक्स बनाओ और उसके बेसिस पे बनेगा, ठीक है ना। तो प्लीज डू इट क्विकली। एक अभी आया है, धैर्य के एक आंसर आया हुआ है, बट ये सही नहीं है। इसको थोड़ा रीट्राई करो, थोड़ा सा रीट्राई करो। ये नहीं है, इससे मिलता जुलता तो है, इससे मिलता जुलता तो है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं है। एक और आ गया, दैट इज अक्षित के। बेटे ये भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज इसको दोबारा रीट्राई करो। अभी तक कोई सही आंसर आया नहीं है। एनीबॉडी एल्स ट्राइंग? जस्ट गिविंग अ मिनट और सो टू सॉल्व। चलो अभी तो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। लेट मी गिव यू द आंसर नाउ। पहली बात तो ना पावर ऑफ कैपेसिटर को थोड़ा विजुअलाइज किया जाए कि एग्जैक्टली होता कैसे है ना। एक्चुअली देखो इसमें ना, इस पूरे सर्किट में तीन पावर्स इन्वॉल्व है, तीन पावर्स इन्वॉल्व, ठीक है ना। एक पावर इन्वॉल्व है, कभी के बाद हाँ एक आया हुआ है, दैट इज प्रणय ने दिया है। हाँ प्रणय वाला सही है, ठीक है, दैट्स राइट। पावर ऑफ कैपेसिटर इज राइट। तो फिर एक काम करो प्रणय, एक और मैथमेटिक्स कर लो, दैट इज कि वो जो पीक बता रहे हो उसके ऊपर भी कुछ एनालाइज करो, पीक कब होगा क्या होगा एंड ऑल। इन द मीनवाइल लेट मी पॉइंट आउट पावर ऑफ सेल। या कोई और कुछ पूछ रहे थे क्या? somebody else was asking? कोई और कुछ पूछ रहे थे या ग्रुप देखने के लिए बोल रहे थे? एक और आया मनन। हाँ मनन का भी सही है, सिमिलर ये हुआ है, सिमिलर ही है इनफैक्ट दोनों के। चलो ठीक है, दैट्स राइट। तो पहली बात तो इस केस में पावर ऑफ कैपेसिटर होगा, इस बार जो पावर ऑफ कैपेसिटर होगा वो होगा पावर ऑफ सेल माइनस पावर नहीं गेम खेल रहा हूँ मैं, आजा। है ना। ये बन बीच में जाग जाते हैं। चलो तो लाइक पावर ऑफ कैपेसिटर को विजुअलाइज कैसे करें? तो देखो सेल के थ्रू जब करंट जा रहा है तो सेल इज बेसिकली प्रोवाइडिंग सम पावर, है ना। वो पावर दो जगह हमें आउटपुट मिल रहा है, एक होता है रेजिस्टर के थ्रू, हीट वगैरह वो तो हमें पता ही है, और दूसरा हो गया कैपेसिटर, ठीक है ना। तो एक पावर ऑफ रेजिस्टर हो गया और एक पावर ऑफ कैपेसिटर। तो यानी पावर ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? पावर ऑफ सेल माइनस पावर ऑफ रेजिस्टर। अब पावर ऑफ सेल क्या है? पावर ऑफ सेल तो ये है, so that is equal to v square by r, ध्यान से देखो, into e to the power minus t by r माइनस पावर ऑफ रेजिस्टर। पावर ऑफ रेजिस्टर क्या है? वही v square by r है, लेकिन e to the power minus 2t by rc, तो यानी e to the power minus 2t by rc।
एक्चुअली पता क्या हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले ग्राफ्स तो हो चुका है, तो मैं इनको थोड़ी देर बिठा देता हूँ। इससे क्या होगा ना, हमें थोड़ा सा क्लू मिलेगा। और मैं थोड़ा बड़ा ग्राफ ड्रॉ करके इन दोनों को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, तभी जाके सहूलियत होगा, आसान होगा। ठीक है ना। ये जो दोनों का पावर है, इसको थोड़ा रिप्रेजेंट किया, पावर ऑफ रेजिस्टर और पावर ऑफ सेल, इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट देखो दोनों का v स्क्वायर बाय आर से होता है, एक v स्क्वायर बाय आर इंटू e पावर माइनस t बाय आर से, तो इस तरीके से डिक्रीज करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। और दूसरा है v स्क्वायर बाय आर इंटू e पावर माइनस 2t बाय आर से। ठीक है ना, ये चीज है। अब पावर ऑफ कैपेसिटर क्या है, दोनों का डिफरेंस है या नहीं, यानी ये हो गया पावर ऑफ सेल, और अंदर वाला पावर ऑफ रेजिस्टर, और कैपेसिटर क्या होगा, इनका डिफरेंस। यानी मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऐसे कि ये हो गया दोनों का डिफरेंस, ये पावर ऑफ कैपेसिटर, ये पावर ऑफ कैपेसिटर है, ये पावर ऑफ कैपेसिटर है। थोड़ा वर्टिकल लाइन नहीं बन पा रहे, चलो एनीवे समझ जाओ। ये पावर ऑफ कैपेसिटर है, ये पावर ऑफ कैपेसिटर है, देखो। और लाइंस बड़े हुए, पहले देखो, पहले छोटे थे, बड़े हुए, फिर छोटे हो रहे, ये देखो। तो इनके जो डिफरेंस है, ये जो मैंने छोटे छोटे लाइंस बनाया ना, यही एक्चुअली पावर ऑफ कैपेसिटर है। देयरफॉर पावर ऑफ कैपेसिटर दोनों का डिफरेंस है, ऊपर वाला सेल का, नीचे वाला रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पावर ऑफ कैपेसिटर है। तो उसके वैल्यू देखो कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, देखो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ा पहले और फिर देखो दोबारा घटता जा रहा है ना। तो देयरफॉर फाइनली ये जो डिफरेंस है, इसी को प्लॉट करूंगा तो इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, इसको, तो देयरफॉर देखना इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा ऐसे। It was a little difficult to draw, but I hope you are getting the point. कुछ ऐसे बनेगा लगभग। ठीक है, रियल लाइफ में थोड़ा हैंड ड्रॉन पिक्चर है, तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू ड्रॉ, बट देन समवॉट रिप्रेजेंट। तो ये हो गया पावर ऑफ कैपेसिटर का ग्राफ। ठीक है ना, विद द मैक्सिमा आउटपुट, यहाँ पे एक मैक्सिमा है। ठीक है ना। अब मैक्सिमा कैसे निकालेंगे ना, टू फाइंड आउट मैक्सिमा लेट्स डिफरेंशिएट इट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, यानी d पावर ऑफ कैपेसिटर dt को अगर 0 पुट करता हूं तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएट होगा, यानी माइनस 1 बाय आर सी e टू द पावर माइनस t बाय आर सी। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 बाय आर सी इंटू e टू द पावर माइनस 2t बाय आर सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा कि आरसी आरसी तो सब उधर उधर करके कैंसिल कर लेंगे, e टू द माइनस t बाय आरसी भी कैंसिल करेंगे, सो गेट 2 into e to the power minus t by rc is equal to 1, यानी e to the power minus t by rc is equal to half। ठीक है ना। तो चलो पहले तो ग्राफ बना देता हूं। ग्राफ तो ये आ गया, पावर ऑफ कैपेसिटर का ग्राफ कुछ ऐसा। अब इसके मैथमेटिक्स वहां पे खत्म नहीं हो पाया, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे प्रोग्रेस कर देता हूँ, दैट विल बी गुड। तो पावर ऑफ कैपेसिटर या e to the minus t by rc is equal to half, तो यानी माइनस टी बाई आर सी, दोनों तरफ ln लेके, इज इक्वल टू ln हाफ, यानी t इज इक्वल टू आर सी ln 2। यानी ये जो मैक्सिमा आ रहा है ना, ये इस टाइम पे होगा, t इज इक्वल टू आर सी ln 2। That's it. ठीक है, बस अब फिर शुरू हो गए। मम्मी ने ये बोले और वो नहीं बोले, और नहीं मैंने ये मीन किया और वो किया। चलो अब लेट्स कम टू दैट। तो लाइक t इज इक्वल टू व्हाट ना, RC ln 2। तो इस टाइम पे जो है ना, जो पावर है वो कैपेसिटर का मैक्सिमम होगा। ठीक है,
बाकी कितना होगा on and all that you can easily put and get the answer हमें, ठीक है ना? Fine. चलो, so that was about what is called as, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा था, कैपेसिटर में इनिशियली जीरो चार्ज था, तो जीरो से बढ़ते बढ़ते चार्ज, so that is called as कैपेसिटर चार्जिंग. तो हमने ये जो पूरा डिस्कशन किया, that was about चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. अब हम जो बात करेंगे वो है डिस्चार्जिंग. या एक काम करो, इस चार्जिंग में एक छोटा सा और चीज भी है, एंड दैट इज, देखो हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब सेल कैपेसिटर को चार्ज करता है तो आधा लॉस में होता है. और जब हमने कैपेसिटर चैप्टर डिस्कस किया था तो हमने बोला था कि 50% जो है ना हीट या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लॉस होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में लॉस कब होगा? जब सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस फ्री सर्किट होगा, तो इन दैट केस इंस्टैन्टेनियसली चार्ज हो जाएगा. तो ऐसे में क्या होता है, ईएम वेव्स होता है. लेकिन अगर मान लो करंट फ्लो कर रहा है तो इन दैट केस देखा होगा इनफाइनाइट टाइम लग जाता है कैपेसिटर को चार्ज होने में, यानी प्रोसेस इज वेरी स्लो. ऐसे केस में, स्लो प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं निकलेंगे. क्या होगा? इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ अ करंट. दैट्स इट. ये करंट की वजह से पावर कितना आएगा? I square R. Now I square is V square by R into e to the power minus t by R. ठीक है. तो हीट लॉस कितना हो जाएगा? The power into dt is heat loss in an instantaneous time dt. टोटल कितना हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी. So the total heat loss in the resistor कितना हो जाएगा? देखो I square R करके V square by R into the, सॉरी 2 होगा, ठीक है ना, e to the minus 2t by RC dt. ये हो गया पावर लॉस इन द रेजिस्टेंस, क्योंकि उसी से हीट फ्लो होके बाहर निकल जाएगा, सिस्टम में दोबारा नहीं आएगा. जैसे कैपेसिटर में तो चलो सिस्टम में रह जाता है. अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो आ जाएगा v स्क्वायर बाय r into minus 2 by rc, ठीक है ना. तो सॉरी minus 2 by rc नीचे 1 upon मतलब rc by 2 into e to the power minus 2t by rc 0 to infinity, ठीक है. माइनस तो आर आर कैंसिल हो गया, माइनस सी बी स्क्वायर बाय 2 इंटू इंफिनिटी पुट करो तो e to the माइनस इंफिनिटी क्या है? 0. माइनस e to the पावर 0 क्या होता है? 1, यानी माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, यानी इक्वल टू, देख लो, सी बी स्क्वायर बाय 2, ठीक है. जस्ट हैव अ लुक. तो यानी क्या हो गया? इक्वल टू सी बी स्क्वायर बाय 2. अब देखो क्या हुआ, सेल ने कितना वर्क डन किया है? टोटल चार्ज सीवी फ्लो किया, वोल्टेज वी है, कांस्टेंट है, तो सीवी स्क्वायर. कैपेसिटर में कितना स्टोर हुआ? हाफ सीवी स्क्वायर. रेजिस्टेंस में कितना लॉस हुआ? वो भी देखो हाफ सीवी स्क्वायर. तो रिकंसाइल हो गया. अगर यही तुम इंस्टेंटेनियसली कराओगे, यानी बिना रेजिस्टेंस के कराओगे, तो क्या है? इन दैट केस यही हाफ सीवी स्क्वायर तुमको मिलेगा नहीं, यानी यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में निकलेंगे. So therefore what we had discussed maybe 90-95% in the capacitor chapter, और जो 5% मिसिंग था, ये मिस्ट्री था कि वो हाफ सीवी स्क्वायर का या 50% लॉस के पीछे क्या रीजन है. तो रीजनिंग यही है कि अगर रेजिस्टेंस है तो हीट के फॉर्म में, यहाँ पे जो दिख रहा है, और अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? ईएम वेव्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडिएशन होता है. So therefore this also settles down one more matter that we had discussed earlier. So like now it reconciles, isn't it? तो ये था चार्जिंग, इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग. इनिशियली चार्ज 0 था और धीरे धीरे इसमें चार्ज एक्वायर हो रहा है. अब सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं सर्किट को बदल देता हूं. मैं एक कैपेसिटर लेता हूं, Q0 चार्ज लेता हूं, अगेन T इज इक्वल टू T0 पे ऑन करता हूं. इसमें रेजिस्टेंस 0 है, ध्यान रखना. अगेन आई वांट टू ड्रॉ टू थिंग्स. नंबर 1 इज चार्ज टाइम एंड करंट टाइम, ठीक है. आई थिंक नाउ इट्स एन इजी जॉब. अब तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है.
तो लाइक चार्ज वर्सेस टाइम और करंट वर्सेस टाइम का डायग्राम फटाफट कर लो. This is an easy job, you can just finish in seconds. इसमें कुछ खास नहीं है. ठीक है ना. तो इसमें क्या होगा देखो, जो चार्ज है इनिशियली वो क्यू नॉट है. क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट एट टी इज इक्वल टू टी नॉट पे एकदम से डिस्चार्ज हो जाएगा और उसके बाद जीरो हो जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया क्यू नॉट और ये हो गया जीरो एकदम से. करंट का क्या होगा, स्पाइक होगा, पर क्योंकि पिछले बार हमने उसको पॉजिटिव करंट बोला था तो लेट्स कॉल इट नेगेटिव करंट. देयर इज नो हार्म इन इट. बस तो करंट का मैग्नीट्यूड प्लॉट करना तो कोई मतलब नहीं होता या कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी. तो ये हो गया टी नॉट टाइम. तो उसी टाइम टी नॉट पे करंट का क्या होगा, उसके पहले भी जीरो और उसके बाद भी जीरो. बस इस वक्त जो है एक स्पाइक करंट होगा ऐसे. So this is also at T naught and this represents the spike current. ठीक है ना, देख लो. फाइन. ओके. ये था बिना रेजिस्टेंस का. अब बिना विद रेजिस्टेंस में क्या ना थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, तो मे बी यू नो इसको हम लोग कल ही अटेम्प्ट करेंगे. तो लाइक कल इसको करेंगे. दिस कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग सर्किट क्योंकि इसमें चार्ज खत्म हो रहा है. तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ डिस्चार्जिंग सर्किट. इसके पहले के जो भी एनालाइज हो रहा था इसके पहले जो भी एनालिसिस हो रहा था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ चार्जिंग सर्किट. और अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्चार्जिंग सर्किट. ठीक है ना. तो इन अ डिस्चार्जिंग सर्किट विदाउट रेजिस्टेंस दिस इज द स्टोरी. विद रेजिस्टेंस व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट, अब तो समझ में आ गया होगा, उसको खुद ही कर लो सो दैट हम लोग कल जो करेंगे मेनली फोकस वो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग सर्किट, यानी जिसमें चार्जिंग भी हो रहा है और जिसमें डिस्चार्जिंग भी. ठीक है ना. so that's what we'll be discussing tomorrow. ठीक है ना. तो मे बी just because time is up so like we will discontinue here and continue tomorrow with this. इस पे देखो एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, so like this is a little important part अभी, और कठिन नहीं है ज्यादा, just bit mathematical और कोई बात नहीं. और हमने एक कर लिया चार्जिंग, डिस्चार्जिंग भी ऑलमोस्ट स्टार्ट कर ही दिया, तो कल हो जाएगा. और कल हम लोग उसके बाद करेंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग, जिसमें दोनों इकट्ठे हो रहा है. अब सोच रहे हैं दोनों इकट्ठे कैसे हो सकता है. वेल दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो. ठीक है ना. चलो कल के लिए फिर अब रखते हैं. ठीक है. विल कंटिन्यू टुमारो. चलो ओके बेटे. थैंक यू. Thank you, sir. 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 थैंक यू. बाय बाय.